सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स डाई हार्ड। और आज के सेशन में हम बात करेंगे जेई एडवांस क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि बेसिकली एक प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। और हमारे सामने ये क्वेश्चन है जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 3 स्टूडेंट है S1 S2 और S3। उनको एक प्रॉब्लम दिया गया है और साथ ही में हमारे पास देखें यहाँ पे 4 इवेंट भी स्पेसिफाई किए हुए हैं। ठीक है, और चारों इवेंट का जो है वो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आपको दिया हुआ है। चारों इवेंट का प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये इवेंट आपको दिया हुआ है और हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टी पूछ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहला इवेंट हमारा ये कहता है कि एटलीस्ट वन ऑफ S1 S2 एंड S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। वो ये कहता है कि भाई ऐसा है कि S1 S2 और S3 में से जो 3 बच्चे हैं उनमें से कोई एक तो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। उसकी प्रोबेबिलिटी देखिए हमें यहाँ पे 1/2 दी हुई है। वी एक इवेंट है जो कि ये कहता है कि S1 तो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा लेकिन S2 और S3 नहीं कर पाएगा। उसकी प्रोबेबिलिटी भी देखिए यहाँ पे 1/2 1/10 दी हुई है। W एक इवेंट है जो कि ये कहता है कि S2 तो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा लेकिन S3 नहीं कर पाएगा। उसका भी देखिए प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1/12 दे दिया गया है और हमसे टी के बारे में पूछ रहा है। तो इसको बनाने के 2-3 मेथड हैं। सबसे पहला इसमें हम लोग वेन डायग्राम से भी जा सकते हैं और इसमें हम लोग इवेंट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम इसे इवेंट मेथड से आपको करके दिखाएंगे, जो कि एक इजी तरीका है। अगर आप इसको एग्जाम में अप्लाई करते तो आपका आंसर जल्दी आ जाता। और ये मेथड अगर आपने अभी तक एग्जाम नहीं दिया है तो अगर आप ये मेथड जान लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो आपके आने वाले पेपर में ये हेल्प करेगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो इवेंट को क्रिएट करेंगे। इवेंट को हम लोग क्रिएट करेंगे। इवेंट हमारा हो गया एक्स। एक्स हमारा वो इवेंट है कि S1 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। S1 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। इवेंट वाई हो गया हमारा कि S2 जो है हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। Z एक इवेंट है हमारा जो ये कहता है कि S3 भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा। ठीक है, अब आइए सबसे पहले हम लोग इस प्रोबेबिलिटी ऑफ यू का जो डेटा दिया हुआ है इसको हम यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस डेटा को यूज करते हैं। इस डेटा को यूज करते हैं। किस तरह से यूज करेंगे आइए इसे स्क्रीन पर देखते हैं। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ यू क्या दिया हुआ है हमारा 1/2। ये किसके इक्वल है कि भाई तीनों में से कोई एक तो सॉल्व करेगा, यानी एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। तीनों में से कोई तो सॉल्व जरूर करेगा। अब एक बात बताइए आप कि क्वेश्चन सॉल्व करना तो एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। क्वेश्चन सॉल्व करना एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। वो इसलिए क्योंकि तुमसे क्वेश्चन नहीं बना, मुझसे बन गया। ये भी हो सकता है मुझसे बना तुमसे नहीं बना, तुमसे बना मुझसे नहीं बना, या हम दोनों से बन गया या हम दोनों से नहीं बना। तो ये डिपेंड करता है क्या कि तुमने बना लिया या नहीं बनाया, या मैंने बना लिया या नहीं बनाया। ये तो डिपेंड करता है कि हमें कितनी नॉलेज है। सो एक्स वाई जेड आपस में म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है आपस में। तो अगर आपको पता है कि ये इंडिपेंडेंट है तो इसको एक तरह से और लिख सकते हैं 1-p। एक्स ने भी सॉल्व नहीं किया, वाई ने भी सॉल्व नहीं किया और जेड ने भी सॉल्व नहीं किया। ये लिख सकते हैं हम लोग। अगर आप इसको थोड़ा ट्रांसफर कर लेंगे तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि प्रोबेबिलिटी कि तीनों सॉल्व नहीं कर पाए उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। ठीक है, अब चूंकि ये आपस में म्यूचुअल इंडिपेंडेंट है तो इनको एक काम और कर सकते हैं कि इनको आप इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड। ये भी लिख सकते हैं। और ये किसके इक्वल है 1/2 के इक्वल है। भाई यहाँ पे देख लो आप, ये 1/2 के इक्वल है। ठीक है, एक काम करो, इसको इसको इक्वेशन 1 मान लो। तुम थोड़ी देर के लिए इसको इक्वेशन 1 मान लो। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लो। अब नेक्स्ट हम लोग अपना डेटा को देखते हैं। हमारा दूसरा डेटा क्या दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वी हमको दिया हुआ है, आइए, और वो 1/10 दिया हुआ है, और वी क्या इवेंट है कि S1 ने तो कर लिया लेकिन S2 और S3 नहीं कर पाए। अब इसे भी देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ वी जो है वो हमें 1/10 दिया हुआ है, और ये क्या कहता है कि भाई ऐसा है कि एक्स तो हो गया है लेकिन वाई और जेड इवेंट नहीं हुआ है। तो बेसिकली ये कुछ फील आ रहा है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक ही तो फॉर्मूला है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक ही फॉर्मूला है, उसको यहाँ पे लगा दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई डैश इंटरसेक्शन जेड डैश डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई डैश इंटरसेक्शन जेड डैश, हो गया, ठीक है। और ये इसकी वैल्यू तुम्हारी जो है वो 1/10 की इक्वल है, ठीक है, इसकी वैल्यू भी 1/10 के इक्वल है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे ना इसको, तो यहाँ से आपको एक वैल्यू निकल के आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/10। कुछ देर के लिए इसे आप इक्वेशन 2 मान लो, कुछ देर के लिए आप इसे इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है, कुछ देर के लिए इसे इक्वेशन 2 मान लो। अब हमारा एक थर्ड कंडीशन भी आपको दिया हुआ था, लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले काम कर सकते हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है ना, ये जो इक्वेशन 2 है, इसको इक्वेशन 1 में डाल के देखते हैं, कुछ तो फायदा होगा, कुछ तो फायदा होगा, और डाल के देखते हैं। सो वो हमारा क्या था इक्वेशन, अगर हम लोग लिखना चाहें यहाँ पे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या था 1/2। ये इक्वेशन 1 था हमारा। एक काम करता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1/10 जो आया था उसको इसमें जो है वो सब्स्टिट्यूट करके दे, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, आ जाओ। सो इट विल बी 1/10 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। एक काम करो, कुछ देर के लिए इसे इक्वेशन 3 मान लो, इसको इक्वेशन 3 मान लो, इसे इक्वेशन 3 मान लो, इसे इक्वेशन 3 मान लो। और ये इक्वेशन तुम्हारा कहाँ से निकला, मैंने p इज इक्वल टू एक्स को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, बेसिकली मैंने इक्वेशन 2 के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, ठीक है। एक काम करो, एक तुम्हारी एक और डेटा दी हुई थी क्वेश्चन में, यहाँ पे p ऑफ w, यहाँ पे देखो p ऑफ w हमारा 1/12 दिया हुआ है। आओ यहाँ पे नोटिस करते हैं एक चीज, p ऑफ w हमारा दिया हुआ है 1/12, और ये क्या दिया हुआ है कि भैया ऐसा है कि y ने तो वो काम कर लिया लेकिन z नहीं कर पाया, ये भी एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसको इक्वेशन 1 की तरह नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको लिख लो कि 1/12 जो है, एक काम करो कि p ऑफ y है और z को लिख लो 1 माइनस p ऑफ z, वही है ना, 1 माइनस z, प्रोबेबिलिटी ऑफ z, ये 1/12 के इक्वल है। एक काम करो, इसको इसको भी आप थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 4 में मान लो। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई कितनी इक्वेशन बनवाएगा, तो मैं बता रहा हूँ इनके यूज। और अब यहाँ से ना तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो लगभग लगभग आधा फिनिश हो चुका है। अब एक चीज करोगे, तुम्हारे पास ये 3 इक्वेशन है, 3 मेजर इक्वेशन है, इनका तुम कैसे यूज कर सकते हो। अगर तुम थोड़ा सा भी ध्यान लगाओ
और अगर तुम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को डिवाइड कर दो तो तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ y आ जाएगा। अब लिखो यहाँ पे डिवाइड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 डिवाइड कर दो। जब तुम डिवाइड करोगे तो वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ y आ जाएगा जो कि तुम्हारा आ जाएगा 3/23। ठीक है। अब तुम एक चीज देखो कि तुम्हें इस क्वेश्चन में निकालनी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ z। अरे प्रोबेबिलिटी ऑफ z ही तो प्रोबेबिलिटी ऑफ t है। प्रोबेबिलिटी ऑफ z ही तो प्रोबेबिलिटी ऑफ t है। तो तुम्हें वही निकालना था। एक काम करो कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ y के अब तुम्हारे पास वैल्यू आया है उसको एक काम करो कि तुम उसको डिनोट कर दो इक्वेशन 4 में। जो तुमने डिवाइड किया और तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ y इसकी जो वैल्यू आई तुम्हारे पास, ये जो वैल्यू आई तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ y की, इसको पुट कर दो। यहाँ से तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ z जो कि तुमको चाहिए वो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा मैं बताता हूँ। देखो एक काम करो इसको कि पीछे क्वेश्चन लिखा था 1/12 1/12 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ y। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y की जगह ये 3/23 डाल दो। और क्या था 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z। प्रोबेबिलिटी ऑफ z। अब जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 1/12 इज इक्वल टू 3/23 माइनस 3/23 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ z। और जब तुम उसको डिवाइड करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z तुम्हारा आ जाएगा 13/36 जो कि तुम्हारा आंसर है। अब लेकिन तुम बोलोगे ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z है। तो ध्यान रखो कि जब सबसे पहले स्लाइड पे मैंने ये तुम्हें बोला था यहाँ पे सबसे पहले स्लाइड पे कि तुम्हारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ z है ये जो प्रोबेबिलिटी है यही तो तुम्हें निकालनी थी ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ z ही तो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ t है। और क्या आंसर आया है तुम्हारा लास्ट में 13/36। सो 13/36 तो तुम्हारे ऑप्शन में भी है। तो ये एक इजी क्वेश्चन था जिसमें बेसिकली आपको मल्टीपल इक्वेशन बनाने थे और क्वेश्चन को सॉल्व करना था। हालांकि इस क्वेश्चन को तुम वेन डायग्राम से भी कर सकते हो लेकिन वो बहुत ज़्यादा मेसी हो जाएगा। अगर तुम्हारी कैलकुलेटिव स्किल्स अच्छी नहीं है, तुम्हारा वेन डायग्राम से उतना मतलब प्रैक्टिस नहीं है, तो उस क्वेश्चन को उससे बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ये जो मैंने तुम्हें तरीका बताया लगभग हर कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में भी बताया जाता है। सो इससे तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और ये सबसे ईजी स्टेप्स में सॉल्यूशन को किया गया है। तो अगर तुम्हें सॉल्यूशन पसंद आता है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इस चैनल से तुम्हें ये फ़ायदा मिलेगा कि तुम्हें जेईई मेंस और जेईई एडवांस के क्वेश्चन को सॉल्व करने का हैबिट डेवलप हो जाएगा। ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी अ, अच्छा लगता है हायर मैथमेटिक्स को पढ़ना तो ये चैनल तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। अगर तुम्हें अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो @mathstryhard सर्च करो और उस पर ज्वाइन हो जाओ। फ्यूचर में ऐसे ही कंटेंट और आते रहेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब। थैंक यू।